हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 6th लेक्चर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। तो काम वही है, तीन इक्वेशंस हमने अभी तक सीखी थी। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन सीखी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यही इक्वेशंस को आज हम फिर से प्रूव करेंगे, लेकिन इस मेथड के साथ। लास्ट टाइम हमने जो प्रूव किया था वो प्रूव किया था वीटी ग्राफ के रिलेटेड। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड के यूज से। कैलकुलस मेथड का मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथमेटिकल में हमने क्या क्या सीखा है, इंटीग्रेशन सीखी है, डिफरेंशिएशन सीखी है। तो बस उन्हीं मेथड्स को हमने यूज करना है और ये इक्वेशंस को प्रूव करना है। करेंगे कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं द इक्वेशन v इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ सकता है शो दैट, मैंने बताया था कि इनका शॉर्टकट नाम भी है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। शो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड के इस्तेमाल से हमने प्रूव करना है कि v जो है वो किसके बराबर है, u प्लस ए टी के बराबर है। तो ये हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो अब जितनी भी इक्वेशंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रूव करने के लिए, तो इनमें जो शुरुआत है वो दो फॉर्मूला से हो सकती है। पहला, एक या तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्योंकि शर्त लगाई हुई है कैलकुलस मेथड के साथ ही प्रूव करना है, तो डेफिनेटली और कुछ हमारे पास सोर्स ही नहीं है। तो कैलकुलस मेथड से हमारे पास यही रिलेशन है जो आगे बढ़कर इन इक्वेशंस की फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। तो ये अब हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो प्रूव करके देखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वेदर दीज फॉर्मूलाज कैन प्रूव दीज इक्वेशंस और नॉट। तो सबसे पहला मैं यहीं से शुरू करता हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करने के लिए क्या करना है। देखिए, जो स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा वही स्टेप हर इक्वेशन में यूज होंगे। बड़ा आसान सा मेथड है, सो सोचकर आपने चलना है। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों में से एक फॉर्मूला उठाना है। एक फॉर्मूला तो हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो कौन सा उठाएं सबसे पहले, तो अब देखा जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें डिस्टेंस तो है ही, तो डेफिनेटली बात है अगर डिस्टेंस इसमें नहीं है तो हम डिस्टेंस ओवर टाइम का रिलेशन क्यों यूज करेंगे। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन हो और सीधा डायरेक्ट प्रूव कर सके। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt. This is the formula for instantaneous acceleration at a particular time. तो फिजिक्स का हमेशा ही रूल रहा है कि पहले छोटी वैल्यू पता कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए और बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले रिलेशन हमारा प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, dv अपॉन dt के बराबर है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी को एक तरफ रखो, dv एक तरफ रहे, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो dv किसके बराबर हो गया, a इंटू डी टी। तो अब हमें करना क्या है, यहां तक पहुंचने के बाद ये छोटी वेलोसिटी है डेल्टा v, मैं आपको बता चुका हूं कि डेल्टा v लग गया मतलब स्मॉल वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी। ये छोटा टाइम है, चेंज इन टाइम। हमें अब इनको क्या करना है, कंप्लीट वेलोसिटी एंड कंप्लीट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि एक कंप्लीट वेलोसिटी और कंप्लीट टाइम में हम इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो एक ही वे है प्रूव करने का, और वो क्या है कि हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें। क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि अगर एक छोटी वेलोसिटी हो उसको इंटीग्रेट किया जाए तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कंप्लीट वेलोसिटी में। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, dv इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन इंटू dt, इसकी भी इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे प्रीवियस लेक्चर टूल्स वाले क्लियर हुए होंगे।
तो उन्हीं टूल्स के लेक्चर्स को यूज करके हमने इंटीग्रेशन को यूज करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो आज काम आएगा हमारा कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो छोटी वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट किया ताकि कंप्लीट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। पर ये इंटीग्रेशन इतनी ही काफी नहीं रहेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि शुरुआत वाली वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वाली वेलोसिटी क्या थी। तो हम क्या करेंगे, हम ये इंटीग्रेट करेंगे लेकिन किसके अकॉर्डिंगली, लिमिट्स के अकॉर्डिंगली। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, u से, और जाना कहाँ तक है, v तक। तो वेलोसिटी का हो गया कि इनिशियल से लेकर कहाँ तक, फाइनल तक। टाइम की इंटीग्रेशन करनी थी, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, और कंप्लीट टाइम मतलब दैट इज t। तो dt की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t टाइम तक। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी के केस में इनिशियल u रहेगा और फाइनल क्या रहेगा, v। अब बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन नहीं की। तो नहीं, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, कारण क्योंकि स्मॉल वैल्यू क्या थी, सिर्फ टाइम ही थी, तो टाइम की इंटीग्रेशन करनी होती है। तो यहां तक हम पहुंच गए। लीजिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो dv की इंटीग्रेशन कितनी, v, कहां से कहां तक, u से लेकर v तक। एक्सेलरेशन एज सच, dt की इंटीग्रेशन कितनी, t, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे। तो लिमिट्स पुट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो ये क्या बन गया, v माइनस, फिर हम इसी में ही क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट। तो v माइनस कितना, u इक्वल टू एक्सेलरेशन एज रहेगा, फिर यहीं पे अपर लिमिट कितना, t माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना हमारे पास, दैट इज 0। तो ये कितना बन गया है हमारे पास, v माइनस u इक्वल टू 80। तो क्या बन जाएगा, v माइनस u इक्वल टू 80। अब u को दूसरी तरफ रखना है। जब u को अब दूसरी तरफ लेकर आओगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट मींस बिकम्स इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल आंसर आ गया कि वेलोसिटी किसके बराबर है, u प्लस 80 के बराबर है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप कंप्लीट, ये डेरिवेशन आप कंप्लीट करोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 80। सिंपल सी डेरिवेशन है, चेक कर लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया, पहली डेरिवेशन हमारी कंप्लीट होगी यूजिंग कैलकुलस मेथड। और फिर जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बाद फिर मैं आज आपको जबरदस्त न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बड़ा मजेदार न्यूमेरिकल होंगे आज के। डेरिवेशन तो आप सीख ही लोगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स। कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और न्यूमेरिकल्स भी वो हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, जिनको करने में मजा आए। और काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल तो है ही इतने रियल लाइफ के साथ मिलते जुलते कि करने में मजा आ जाता है कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ होंगे, ये भी जरूरी है। तो ये डेरिवेशन हम शुरू करते हैं, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर आज का। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो आज की नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है कि शो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड को यूज करके अब नेक्स्ट डेरिवेशन प्रूव करने जा रहे हैं, और वो क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल हमने, अब ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट करनी है। तो इस डेरिवेशन में फिर से हमें शुरुआत के बारे में सोचना है। तो वापस शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि दो ही फॉर्मूला है। एक तो शुरुआत हो सकती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, और दूसरी शुरुआत हो सकती है वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। तो जिस चीज में जितनी जरूरत है हम उसी को पिक करेंगे और फॉर्मूला प्रूव करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt यूज करो, वो भी यूज करने की इच्छा जाग रही है,
क्योंकि फॉर्मूला में एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम यूज करूं तो भी इच्छा जाग रही है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, फॉर्मूले में हमारे पास डिस्टेंस है। डेफिनेटली बात है कि इसमें लग रहा है कि यार कोई भी रिलेशन इसमें यूज किया जा सकता है। तो हम प्रायोरिटी रखेंगे कि हम यहाँ पे क्या पता करना है, डिस्टेंस के बारे में। तो हम प्रायोरिटी रखेंगे डिस्टेंस के लिए कि वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt। तो डिस्टेंस की जरूरत हमें पता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने रिलेशन यूज कर लिया वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt। तो क्या आया हमारे पास, तो ये रिलेशन आ गया। अब इसको एक लाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ds इक्वल टू v इंटू dt। अब हमने ये रिलेशन यूज कर तो लिया, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि फॉर्मूला में जो हमें फॉर्मूला प्रूव करना है उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे u है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, v आ रहा है। वहां फॉर्मूले में v है नहीं, तो हमें ये v को खत्म करना होगा। अब ये v खत्म कैसे हो सकता है, ये वही मेथड से होगा जो मेथड हमने vt ग्राफ में अप्लाई किया था। क्या मतलब, हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि जो v होता है वो किसके बराबर होता है, u प्लस at के। तो व्हाट वी विल डू, वी विल से दैट ds किसके बराबर आ गया, v की वैल्यू u प्लस at और साथ में क्या आ जाएगा, dt। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर बनेगा। सो व्हाट यू विल डू नाउ, ये u को आप dt के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, ये कर लिया आपने, और ये dt को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने कर लिया। तो स्मॉल वैल्यूज की फॉर्म में आपके पास एक आंसर बन चुका है। नाउ ये स्मॉल वैल्यूज हैं, इनको अब कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ds की इंटीग्रेशन इक्वल टू u dt की इंटीग्रेशन, u बाहर रहेगा क्योंकि छोटी वैल्यू टाइम है, प्लस एक्सेलरेशन बाहर रहेगा क्योंकि छोटी वैल्यू यहाँ पे भी टाइम है। तो वही इंटीग्रेशन हो सकती है, ये रूल्स में आपको बताया था कि dt है तो dt के साथ वालों की ही इंटीग्रेशन होगी, यानी कि t की ही इंटीग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस तरह से आपने इन सभी की क्या कर दी, कंप्लीट वैल्यू पता करने के लिए इंटीग्रेशन कर दी। अब समय है लिमिट्स पुट करने का, कि लिमिट्स क्या पुट करें। नो डाउट सिर्फ और सिर्फ ये हमेशा याद रखना, वेलोसिटी की लिमिट जीरो नहीं हो सकती कि स्टार्टिंग लिमिट हम क्या पुट कर दें, जीरो। अगर होगी तो दैट मीन्स बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, जो कि हर केस में पॉसिबल नहीं है। तो वेलोसिटी को छोड़कर बाकी जो भी हो जाए, चाहे बॉडी रेस्ट में थी चाहे मोशन में थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे समय हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कोई और क्वांटिटी हो, सभी जीरो से ही स्टार्ट होती है। सिर्फ वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी है जिस लिमिट जब आप पुट करोगे तो u के साथ आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब डिस्टेंस है, तो पर्सन ने डिस्टेंस कहाँ से शुरू किया, जीरो से, और कहाँ तक गया, s तक। ये लिमिट पुट कर दी जीरो से s तक। फिर हमारे पास क्या है, टाइम dt, टाइम जीरो से लेकर t तक, ये भी टाइम जीरो से लेकर t। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी, लिमिट्स जो है वो पुट कर दी हैं। तो ds की इंटीग्रेशन दैट विल बी s, लिमिट जीरो से लेकर s तक, u dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट जीरो से लेकर t तक, प्लस एक्सेलरेशन t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, लिमिट जीरो से लेकर t तक। उम्मीद करता हूं कि ये t स्क्वायर बाय 2 कैसे आया ये आपको पता लग गया होगा कि इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बोलोगे, 1 + 1 ओवर 1 + 1, तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से आपने इनकी इंटीग्रेशन कर दी है। सो लिमिट्स पुट करेंगे अब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, s माइनस 0, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस a बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 0। तो ये इस तरह से हमने लिमिट पुट की। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at
स्क्वायर। लीजिए ये हमारे पास क्या बन गया, एक फाइनल आंसर बन गया, क्या पता करने के लिए, डिस्टेंस पता करने के लिए। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इस तरह से कैलकुलस मेथड के इस्तेमाल से हम इन रिलेशंस को प्रूव कर सकते हैं। सो आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं न्यूमेरिकल की, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन प्रूव करेंगे। अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इक्वेशन के साथ तो आपकी जान पहचान होगी। तो अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया उसी के रिलेटेड इक्वेशन का मैं न्यूमेरिकल करवाऊँ। न्यूमेरिकल अब मैं रैंडमली करवा रहा हूँ आपको, तो अच्छे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल एक करवाने वाला हूँ आपको, तो नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल है क्या। न्यूमेरिकल है कि अ पैराशूटिस्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अ पैराशूटिस्ट bails out from an aeroplane. A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and deaccelerates at the rate of 2 meters per second square. If he reaches the ground with velocity of 2 meters per second, how long is he in air? B part. At what height did he bails out from an aeroplane? सो है ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा लंबी स्टेटमेंट है लेकिन देखोगे कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही लंबी है, लेकिन जब हम बातें करेंगे इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा ही इजी सा न्यूमेरिकल है। तो पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल का ट्रिक बताया है कि भाई जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो मैकेनिक्स के, तो सबसे पहले तो उस न्यूमेरिकल की कहानी बना लो और कहानी को एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि आपका न्यूमेरिकल जो है वो इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए। तो अब इस न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करके क्या सामने आ रहा है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पहले इसकी कहानी बनाते हैं कि कहानी क्या है। कहानी ये है, कहते हैं कि एक एरोप्लेन में से एक पैराशूटिस्ट जो है वो जंप लगा रहा है। एक एरोप्लेन में से एक पैराशूटिस्ट जो है वो जंप लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक पैराशूटिस्ट एरोप्लेन में से जंप लगा रहा है। स्काई डाइविंग तो सभी ने सुनी होगी। स्काई डाइविंग क्या होता है कि जब एक जहाज में से एक बंदा पहले छलांग लगाता है, कुछ समय के लिए वो हवा में ही रहता है, फिर कुछ समय बाद उसका पैराशूट ओपन होता है और फिर वो धरती पे लैंड कर लेता है। तो ये क्वेश्चन की सेंस वही है, सेम वही सेंस है कि पहले एक पर्सन जंप लगाता है, ठीक है। वो जब जंप लगाता है तो लगभग वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, जंप लगाने के बाद वो लगभग 40 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर गया।
ऐसे ही ट्रेवल कर गया बिना पैराशूट ओपन किए। फिर क्या हुआ, 40 मीटर के बाद उसने क्या किया, अपना पैराशूट जो है वो ओपन कर लिया। 40 मीटर के बाद उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। उसने अपना पैराशूट जो है वो ओपन कर लिया। जब उसने पैराशूट ओपन किया तो क्या हो रहा है, वो अब डी एक्सलेट करने लग गया। कितनी एक्सेलरेशन के साथ, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। और आखिर में क्या हुआ, वो ग्राउंड पे लैंड कर गया। ये ग्राउंड था जी, तो ये यहाँ पे लैंड कर गया। जब वो ग्राउंड पे लैंड किया, जब वो ग्राउंड पे लैंड किया तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड थी। जब वो ग्राउंड पे लैंड कर गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कितनी हाइट से उसने इस एरोप्लेन में से जंप लगाई है और उसको टोटल समय कितना लगा एरोप्लेन से धरती तक पहुंचने का। ठीक, कि अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन and after dropping through a distance of 40 meter he opens the parachute and deaccelerate at the rate of 2 meter per second square. If he reaches the ground with a velocity of 2 meter per second, how long is he in the air? तो क्या पता करना है कि भाई इसको टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए, और इसकी टोटल हाइट कितनी होगी ग्राउंड तक। ये दो वैल्यूज आपको पता करनी है, समय कितना और हाइट कितनी। तो इस प्रकार से पहले तो आप इसको कहानी में कन्वर्ट करके एक डायग्रामेटिकल फॉर्म ले आइए इस क्वेश्चन की। अब ये देखिए कि कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो हम अपनी ओर से लिख सकते हैं। अपनी ओर से कौन कौन सी वैल्यूज आप लिख सकते हो। पहली वैल्यू आप क्या लिख सकते हो कि नो डाउट जब इसने एरोप्लेन से जंप लगाया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। दिस वी नो, बिल्कुल ठीक है। दूसरी, जब ये फ्रीली फॉल हो रहा था, यहाँ पे बोला गया है कि ये फ्रीली फॉल हो रहा है, तो फ्रीली फॉल में हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी लिखनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखनी होती है। बिकॉज जब कोई बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो वो मूव करता है नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन हम पहले से ही जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आपको हमेशा याद रखनी है कि जब ये पेन मैं नीचे की तरफ गिराऊंगा तो जब ये नीचे जा रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। ये फिक्स है और ये हम ग्रेविटी चैप्टर में सीखेंगे भी, जो कि आपकी +1 का चैप्टर है। तो ये वैल्यू आज आपको सीधा याद रखनी है कि जब किसी बॉडी को नीचे गिरा रहे हो तब तक जब वो फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन 9.8 होगी। अब हमने इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्टेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट तो वो रखेंगे जब तक उसका पैराशूट ओपन नहीं हुआ था, केस 1, और एक पार्ट हम रखेंगे जब उसका पैराशूट ओपन हो गया था, केस 2। और कोशिश करेंगे कि इनसे हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएं जिन वैल्यूज को टारगेट रखकर हम फाइनल आंसर की तरफ मूव कर सके। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं केस 1 की शुरुआत करने लगा हूं आपके साथ। बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, टारगेट वही है कि हम समय वगैरह सब कुछ कंप्लीट पता कर सकें। तो बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, तो पैराशूट ओपन करने से पहले हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 0। हमें ये पता है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये पता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये केस 1 का तो डिस्टेंस क्लियर था कि पैराशूट ओपन होने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 40 मीटर का। तो ये तीनों वैल्यूज हमें पता थी कि उसने लगभग 40 मीटर की वैल्यू के साथ नीचे की तरफ गया है बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। तो केस 1 की सारी वैल्यूज हमें क्लियर हैं जब तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ था।
अब यहां से सबसे पहला टारगेट हम ये निकालेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी का टारगेट लगाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी आ सकती है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज v इक्वल टू यू या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस केस में नो डाउट हमें v स्क्वायर के बारे में तो कुछ पता नहीं है, 2as प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू हमें पता है 9.8, डिस्टेंस पता है 40 और u की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0। तो v स्क्वायर कितना आ गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 40, स्क्वायर हटाएंगे, इन सभी का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका पूरा आंसर जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 28 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर कितना आएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास पहले केस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इसी केस को यूज करके हम अब समा पता कर सकते हैं। तो समा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। नो डाउट v आ चुका है कितना, 28, u 0 था, एक्सेलरेशन पता था 9.8, यहां से क्या निकल सकता है, टाइम निकल सकता है कि टाइम जो है वो कितना आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम आएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 2.8 सेकेंड्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2.8 सेकेंड्स आ जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू क्लियर हो चुकी है कि केस 1 में उसको पैराशूट ओपन होने तक कितना समय लगा है, 2.8 सेकेंड का समय लगा है। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें ये सोचना है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब हमें ये सोचना है कि आगे कैसे बढ़े। अब हमें एक बात तो क्लियर होगी, केस 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, केस 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, केस 2 स्टार्ट करने लगे हैं। केस 2 क्या है, आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, जब उसने पैराशूट ओपन कर लिया तब की बात कर रहे हैं कि आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट क्या क्या वैल्यूज देखने को मिलेंगी। तो जब उसने पैराशूट ओपन कर लिया तो सबसे पहली बात, जो सबसे खास बात हमें देखने को मिली कि इस केस में हमारे पास क्या आ चुकी थी, एक फाइनल वेलोसिटी आ चुकी थी 28 मीटर पर सेकेंड। अब नो डाउट जर्नी तो कंटिन्यूटी है, जर्नी तो कंटिन्यूस में है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया, वो कितने के साथ कंप्लीट हुआ, 28 के साथ। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, वो भी कितने के साथ स्टार्ट होगा, वो भी 28 मीटर पर सेकंड के साथ ही स्टार्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये पेन है, ये पेन ने यहां से यहां तक जाना है। तो जब मैंने बोला कि ये पेन को 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पेन पहले यहां तक गया, ये पेन पहले यहां तक गया, ये पेन यहां तक जा रहा है। जब यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक, गया तो एंड तक है, लेकिन यहां से क्या बनी उसकी जर्नी, कॉन्टिन्यूटी में बनी है। तो पहले यहां से यहां तक जो वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक केस का नाम दे दूं तो मैंने बोल दिया कि ये क्या थी, पहले केस की फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट केस के लिए यही पेन की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या बनेगी, वो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। दैट मीन्स कि पहले केस के लिए जो फाइनल था वो नेक्स्ट केस के लिए क्या काम करेगा, वो नेक्स्ट केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। ये पॉइंट को आपने ध्यान से नोट कर लेना है कि ये बंदा नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस पॉइंट पे आके चाहे इस केस का फाइनल लगा लो, चाहे इस केस का इनिशियल लगा लो, दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। कि वो रास्ते में है तो रास्ते में उसकी वेलोसिटी एक ही है, तो एक वेलोसिटी पिछले केस के लिए फाइनल का कर लेगी और वही वेलोसिटी अगले केस के लिए
इनिशियल का कर ले, क्योंकि ये हमारी चॉइस है कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, बंदा वहां पे रुका तो है नहीं ना, वो तो कंटिन्यूटी में चला है। ठीक है, तो ये हमारी चॉइस थी कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इस कारण जो फाइनल आया था आगे के लिए इनिशियल था। बस इसमें यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर ये ना आई तो आप मुझसे फिर से पूछना, मैं आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पिछले की फाइनल थी आने वाले के लिए वो इनिशियल का काम करेगी। तो अब अगले केस की शुरुआत करते हैं। अगले केस के लिए क्या क्या बातें हमारे पास आ चुकी हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। ये लाइन लिख लेना, ये यहां पे लिख लेना कि वेलोसिटी, यहां पे हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रीवियस जर्नी एक्ट्स एज ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1 एक्ट्स एज initial velocity of case 2। फाइनल वेलोसिटी केस 1 का नेक्स्ट केस के लिए किसका काम करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो u कितना आ गया 28 मीटर पर सेकंड। और क्या क्या बताया गया, एक्सेलरेशन बताई गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन डाला है, वो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्या बोला गया है, इट डी एक्सेलरेट। तो जब डी एक्सेलरेट होता है दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, तो यहाँ पे हम साइन क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे। इसके साथ ही कितनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे रीच किया है, ये रीच किया है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। लीजिए नेक्स्ट केस के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमारे सामने है, अब हमने इनको यूज करना है। तो अब क्या क्या आ चुका है, सबसे पहले हमें समय निकालना है, तो समय के लिए काम करेंगे। तो समय के लिए क्या काम कर सकते हैं हम कि फर्स्ट पॉइंट v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v आ चुका है 2, u आ चुका है 28 प्लस एक्सेलरेशन आ चुका है -2 टाइम्स t। तो ये हो गया 2 इक्वल टू 28 माइनस 2t। तो 2t किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 26, 28 माइनस 2 दैट इज 26। तो टाइम कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 13 सेकेंड। लीजिए नेक्स्ट जर्नी के लिए टाइम आ चुका है, अगली जर्नी के लिए टाइम कितना लगा, दैट इज 13 सेकेंड। ये टाइम आ चुका है t2, और ये टाइम क्या था, ये टाइम था t1। इसको 1 नाम दे दिए, इसको क्या नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि ये हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टाइम आ चुका है, अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, क्योंकि अब जितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस के लिए, कि डिस्टेंस के लिए क्या करें। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम नेक्स्ट केस को भी कंप्लीट कर सकते हैं कि नेक्स्ट केस कितना आएगा। तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, u स्क्वायर 28 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा, s2 डिस्टेंस। लीजिए इसको सॉल्व कर लेना है, डिस्टेंस को देखिए कितना आ रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 195 मीटर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 195 मीटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 40 मीटर तो वो पहली करके गया था, अब नया डिस्टेंस कितना आया, 195 मीटर। दैट मीन्स कि अब फाइनल आंसर देने का टाइम है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आया, 195 प्लस 40 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अब टोटल डिस्टेंस आ गया। तो आंसर कितना आया, दैट विल बी इक्वल टू 235 मीटर। पहला काम कंप्लीट। इसी के साथ अब टोटल टाइम भी पता कर लेते हैं कि टोटल टाइम कितना आया।
टोटल टाइम कितना आया, प्रीवियस केस का टाइम कितना था, दैट इज 2.8 सेकेंड। नई केस का टाइम कितना है, दैट इज 13 सेकेंड। तो लीजिए फाइनल आंसर आ गया 15.8 सेकेंड। तो टोटल टाइम भी आ चुका है और टोटल डिस्टेंस भी आ चुका है। टोटल डिस्टेंस है 235 और टोटल टाइम कितना है 15.8। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल को करके हमारे बाकी सारे न्यूमेरिकल्स के जो मेन पार्ट्स हैं, जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो इसको आराम से देखो, एक नहीं समझ आया दूसरी बारी देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल को आप क्लियर कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में ये न्यूमेरिकल आपसे छूटे ना, और ये न्यूमेरिकल हमेशा आपके दिमाग में रहे और इसको आप आराम से कर सको। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास था नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आते हैं जी अब अगली इक्वेशन को प्रूव करते हैं। लास्ट इक्वेशन है जो इस न्यूमेरिकल में हमने यूज की है, वो इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन फॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। और मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे इन इक्वेशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स की, ये नहीं कि बाकी इक्वेशंस के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा ही नहीं सकते, लेकिन जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं वो इस फॉर्मूले के सहारे प्रूव हो सकते हैं और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि शो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड को यूज करके हमें प्रूव करना है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर है, 2as के बराबर है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो रिलेशन वही, दो ही रिलेशन हैं जिनको यूज कर सकते हैं। एक तो है dv अपॉन dt और दूसरा है वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इन्हीं दो रिलेशंस को यूज कर सकते हैं। अब इन दो रिलेशन में से किसको यूज करें? तो डेफिनेटली बात है कि एक्सेलरेशन को तो लेकर आना ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन को ही यूज कर लेंगे कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि भाई डिस्टेंस भी तो यूज हो रहा है। अगर मैं डिस्टेंस को इन्वॉल्व करवाना चाहता हूं, या तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूं डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt का, या मैं क्या कर सकता हूं कि इसी रिलेशन को ds के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ds के साथ ही डिवाइड कर सकता हूं। ये एक वे है कि अगर मैथमेटिकली आप अगर किसी चीज को अपनी तरफ से इंक्लूड करना चाहते हो तो उस क्वांटिटी को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो और उसी के साथ ही डिवाइड कर दो। तो ये करने से हमारा काम काफी आसान हो जाता है कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये इंटरचेंज तो हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। तो डिस्टेंस ओवर टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो ds अपॉन dt किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू v। तो ds अपॉन dt किसके बराबर, v के बराबर। तो आंसर कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a इंटू डी टी इक्वल टू v इंटू dv। तो ये मेरे पास फाइनल रिलेशन आया। यहाँ पे ये बात बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है कि सर ये आपने कैसे लिख लिया। तो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, अगर नीचे 2 हो और 4 हो तो अगर इंटरचेंज कर दूं 4 इंटू 2 कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने क्या किया, ds आगे लिख लिया, dt बाद में लिख लिया। और तो बाई चांस हुआ कि ds अपॉन dt मुझे पता था कि क्या हो सकता है, v हो सकता है, वो ऑलरेडी था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, बाकी काम वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ ये चीज आ गई। अब छोटी वैल्यूज हैं, इन्हें हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। इन दोनों साइड्स को अगर इंटीग्रेट किया तो a dt, इसकी इंटीग्रेशन, इस साइड को इंटीग्रेट किया v dv, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक, लिमिट डालने मत भूलना। टाइम कहां से कहां तक, 0 से t तक, और वेलोसिटी कहां से कहां तक, u से लेकर v तक। ये रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो लो जी आंसर कितना आया, एक्सेलरेशन बाहर, dt की इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक, और v dv की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, u से लेकर v तक। लीजिए लिमिट पुट कीजिए एक्सेलरेशन एज सच,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, फिर से लिमिट पुट कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 1/2 मैं बाहर भी रख सकता हूं, इसको इन्वॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बाहर रखा और लिमिट अपर पुट कर दी, फिर मैंने क्या पुट कर दी, लोअर, और फिर इसको मैंने कर दिया क्रॉस। तो आंसर कितना आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया किसके लिए, कैलकुलस मेथड को प्रूव करने के लिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2AS। हाँ जी, सो नेक्स्ट हमारे पास अगला न्यूमेरिकल क्या आता है, इसी इक्वेशन के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सीखते हैं। न्यूमेरिकल है जी, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, क्रोसिटी वाला न्यूमेरिकल है। ऑन ए फॉगी डे two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. When they are just 80 meters apart, they are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. Both of them apply brakes simultaneously. Both of them apply brakes simultaneously and retard their car at the rate of 5 meters per second. Determine whether they will collide or not. तो ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, कहते हैं एक फॉगी डे के दौरान दो ड्राइवर्स एक हाईवे के ऊपर मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पे हैं। एक गाड़ी चल रही है, एक ड्राइवर चला रहा है अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, दूसरा ड्राइवर चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। कहते दोनों ने एक दूसरे को ऑब्जर्व किया और एकदम से ब्रेक लगाई 80 मीटर की दूरी पे, देखा कि यार एक दोनों सिंगल लेन रोड है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से ब्रेक लगाई, कहीं यार दोनों एक दूसरे से टकराना जाए, तो उन्होंने ब्रेक लगाई। तो बताना है आपको, अब दोनों रिटार्ड हुए अपनी कार को जब ब्रेक लगा रहे हैं, दैट मीन्स डीएक्सीलेट हो रहे हैं, तो वो डीएक्सीलेट हुए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो आपको बताना है कि भाई बताइए क्या दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे कि नहीं, यानी कि दोनों का एक्सीडेंट होगा कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो इसको अब डायग्रामेटिकल रूप देते हैं। डायग्रामेटिकल रूप क्या है कि एक फॉगी डे के दौरान क्या बना इसका डायग्रामेटिकल रूप, कि एक फॉगी डे के दौरान एक ये गाड़ी जा रही है और एक दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है। ठीक है जी, ये दोनों गाड़ी जा रही है, ये दोनों गाड़ी आ रही हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, यहां पे जो पहली गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कितनी, उसकी वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, और जो दूसरी गाड़ी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है
उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, एक की दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ ही क्या गिवन है, इसी के साथ गिवन है कि दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 80 मीटर का है। एक दूसरे को देखते हैं और एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं। हमें पता करना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा, ये हमें पता करना है। तो अब क्या है, फिर से जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में 2 केसेस में न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन 2 केसेस में ही न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। पहले फॉर कार ए, पहली गाड़ी के लिए, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। तो कार ए के लिए क्या क्या पता है इसकी वैल्यू, हमें ये पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये भी है कि किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डिस्टेंस दोनों के बीच में मीटर के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 72 इंटू 5/18। तो इसका आंसर किसकी फॉर्म में निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। एक तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है। फिर हमें ये पता लग गया कि बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स। ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ब्रेक्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो किसी टाइम पे आके ये रुकेगी भी, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन हमें बता दिया, रिटार्ड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, कितनी, -5 मीटर पर सेकंड। डी एक्सेलरेशन दोनों गाड़ियों का सेम था, लग भी दिया जा सकता है। तो लीजिए हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम ये पता कर सकते हैं, और वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, v² - u² = 2as। v की वैल्यू कितनी, 0, ये u कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, 2 इंटू रिटार्डेशन कितनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन -5 इंटू साथ में क्या आ गया, डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 400/10, डिस्टेंस नेगेटिव में, ये और ये कैंसिल। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, पहली गाड़ी ने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। चलो, इसका मतलब कि अगर पहली गाड़ी 80 मीटर के ऊपर चली जाती, अगर पहली गाड़ी ने ब्रेक, ये डिस्टेंस कौन सा पता कर रहे हैं, ब्रेक लगाने के बाद का डिस्टेंस, ये ब्रेक लगाने के बाद का डिस्टेंस है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव पुट की है। दैट मीन्स जब ब्रेक लगा ली तो ऑटोमेटिकली एकदम से तो गाड़ी रुकेगी नहीं, कुछ डिस्टेंस के लिए मूव करेगी। तो वो जो कुछ डिस्टेंस के लिए मूव करेगी वो डिस्टेंस कौन सा है, वो 40 मीटर है। अगर 80 से ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स वो सीधा जाके 60 के साथ स्लाइड कर जाती है। बस हमें अब क्या है कि ये तो सेफ्टी से एक अपनी 40 मीटर पे रुकने वाली है। दूसरी भी देखते हैं, अगर वो भी 40 मीटर का हुआ तो कोलिजन होने से बच सकता था, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो फिर बिल्कुल बच जाएगी। अगर दूसरी गाड़ी ने 80 मीटर का, दोनों का सम 80 मीटर से ऊपर आ गया तो कोलिजन हो सकता है। क्या बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट केस पे आइए, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर कार बी इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले चेंज कर लेते हैं 5/10 की फॉर्म में, तो ये आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट विल बी 50/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जैसे पिछले केस में किया था, इसका भी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इसकी भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस, दैट इज गिवन टू अस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, v² - u² = 2as। v0, u कितना हुआ, 50/3 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, -5 इंटू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले केस का भी डिस्टेंस पता कर लिया आपने और दूसरे केस का भी डिस्टेंस पता कर लिया। जब इसका डिस्टेंस आएगा तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 27.8 मीटर। ये दो डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये गाड़ी कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, 40 मीटर, वो कितना बढ़ेगी, 27। अब देखिए कि दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना है एक दूसरे की तरफ आने का, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कैसे, पिछली गाड़ी का कितना और इस गाड़ी का डिस्टेंस कितना, पिछली का s1, इसका s2। प्रीवियस का जो a थी उसका था 40, इसका है 27.8। दैट मीन्स ये आपके पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 67.8 मीटर। सो दिस 67.8 इज लेस देन 80, सो दैट मीन्स नो कोलिजन टेक्स प्लेस। किसी भी प्रकार का कोई भी कोलिजन नहीं होगा
बिकॉज जो डिस्टेंस इन्होंने मूव किया है वो इनके गैप वाले डिस्टेंस से कम है। ठीक है, अगर दोनों का सम 84 मीटर आ जाता तो इसका मतलब इस 80 तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, तो 84 मीटर पर का मतलब क्या हुआ कि ये 100% कोलाइड करते, तब जाके इनका 84 मीटर होना था। तो दैट मीन्स कि अगर इनका डिस्टेंस कम आ गया तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हो सकती, बिकॉज नो कोलिजन, बिकॉज मूविंग डिस्टेंस of both cars is less than the actual distance between both cars। जो मूविंग डिस्टेंस है वो इन दोनों कार के एक्चुअल डिस्टेंस, जो इन दोनों कार के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस था उससे क्या है, कम है। इस कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोलिजन देखने को नहीं मिल सकता। तो ये इसका न्यूमेरिकल था। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया कि पहले का डिस्टेंस पता कर लिया, दूसरे का, अगर दोनों का सम 80 से ऊपर हो जाता दैट मीन्स कोलिजन हो जाना था, अगर नहीं हुआ दैट मीन्स कोलिजन सेफली रहेगा। ठीक है, तो लेस देन आ गया, कोलिजन यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? सो आज बड़े ही इंटरेस्टिंग दो न्यूमेरिकल हमने आज सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर किसी को इन दोनों न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट हुआ तो जल्दी ही हम लाइव सेशन में मिलेंगे, तब भी ये न्यूमेरिकल हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें मैसेज कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने इंस्टीट्यूट के नंबर पे और बताइए कि आपको ये लेक्चर किस प्रकार का लगा और ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया, और आगे आप इसको बढ़ाते रहिए। मैंने आपको बताया था कि वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। हमारी बुकलेट्स हैं उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे मॉड्यूल्स हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए। लगभग 100 न्यूमेरिकल्स करने के योग्य हो चुके हैं अब तक हम। तो 100 न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको काम दिया होता है। लेवल 1 मॉड्यूल का जो है वो पहले 45 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट आता है मुझसे पूछिए। मेरा जो बुकलेट है, थ्योरेटिकल बुकलेट है, जो फर्स्ट पार्ट है आपकी काइनेमेटिक्स की बुकलेट का, उसके अंदर फर्स्ट 45 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो लगभग टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चन मिलाकर। तो टोटल 100 का पूरा पैक बन गया आपके पास। इनको सॉल्व कीजिए।